नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर डालेंगे सुबह की सुर्खियों पर। दिल्ली ब्लास्ट मामले पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक। केंद्रीय गृह सचिव, आईबी प्रमुख, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एनआईए प्रमुख सहित कई वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे मौजूद। अमेरिका, यूरोपीय संघ, इजराइल, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ईरान, मालदीव और बांग्लादेश समेत दुनिया भर के देशों ने की दिल्ली कार धमाके की निंदा। मृतकों के परिजनों के प्रति जताया शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर। भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंह वांगचुक की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में होंगे शामिल। भूटान के प्रधानमंत्री से भी करेंगे मुलाकात। और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान जारी। सुबह 9 बजे तक 14.55% मतदान दर्ज। तो ये थी प्रमुख खबरें और अब बात करेंगे विस्तार से, जहां दिल्ली ब्लास्ट मामले पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई गई है और इस अहम बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, आईबी प्रमुख, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एनआईए प्रमुख सहित कई वरिष्ठ अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। तो वहीं जम्मू कश्मीर के डीजीपी वर्चुअल तौर पर शामिल होंगे। ब्लास्ट के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कल शाम घटनास्थल का दौरा कर हालात का जायजा लिया था। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री और कार धमाके के बाद एफएसएल की टीम घटनास्थल पर गहन जांच में लगातार जुटी हुई है। तमाम साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा है जिससे कि इस धमाके के पीछे की असल वजह का पता लगाया जा सके। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एफएसएल की टीम आज सुबह सुबह जब इस स्पॉट पर पहुंचती है, इस जगह पर पहुंचती है जहां पर कल एक कार में धमाका हुआ था, और उसके बाद में अब वहां से जो साक्ष्य हैं उनको इकट्ठा करने का काम किया गया। उसके बाद में अब लगातार जांच की जा रही है क्योंकि कल रात का वक्त था और अब सुबह जैसे ही उजाला हुआ, एफएसएल की टीम वहां पर पहुंच करके जो साक्ष्य रह गए थे, जिनको रात में इकट्ठा नहीं किया जा सका, उन साक्ष्यों को इकट्ठा करके अब लगातार गहन जांच उसको लेकर की जाएगी और इस ब्लास्ट के पीछे की वजह का पता लगाया जाएगा। इसके साथ ही नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी राजा भाटिया ने बताया कि जो भी इस जांच के लिए जरूरी साक्ष्य और निशान हैं वो जमा किए जा रहे हैं। आपको सुनाते हैं। कोतवाली थाने के अंदर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उसके अंदर यूपीए एक्सप्लोजिव्स एक्ट भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सीन ऑफ क्राइम देख रहे हैं। सीन ऑफ क्राइम के ऊपर फॉरेंसिक साइंस की एफएसएल की टीम भी है। उसके अलावा और भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की दिल्ली पुलिस की टीम भी है, एनएसजी की टीम भी है, जो पूरे सीन ऑफ क्राइम को यहाँ पे एग्जामिन कर रही हैं, आसपास के इलाके को भी एग्जामिन कर रही हैं और जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी एविडेंसेज और ट्रेसेस हैं वो सारे कलेक्ट किए जा रहे हैं। और दिल्ली में लाल किले के पास कल रात हुए कार धमाके में इस्तेमाल हुई i-20 कार बदरपुर बॉर्डर से लाल किले इलाके में आई थी और इसमें उस दौरान सिर्फ एक ही शख्स बैठा हुआ था। दरअसल कल शाम लाल किले के पास जिस कार में धमाका हुआ, अब उस कार के पूरे रूट की मैपिंग की जा रही है कि आखिर वो गाड़ी कहाँ थी, कहाँ से कहाँ गई और उसके बाद लाल किले तक कितने बजे पहुंची, कैसे पहुंची, और एक एक सीसीटीवी फुटेज इस समय खंगाले जा रहे हैं। ये कार कहाँ कहाँ होते हुए लाल किले तक पहुंची है और इस जांच में एक एक तार को जोड़ने के दौरान एक बड़ी लीड भी मिली। ये एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं और इस वीडियो के जरिए सामने आने से पता चलता है कि जिस कार में धमाका हुआ उसमें उस वक्त सिर्फ एक व्यक्ति ही बैठा हुआ था। दिल्ली मेट्रो के अनुसार लाल किला मेट्रो के गेट बंद रहेंगे।
कल शाम दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद लाल किले के आसपास के कई होटलों में पुलिस सर्च ऑपरेशन भी चला रही है। कल शाम से पुलिस पिछले कई दिनों में लाल किले के आसपास किन किन लोगों ने चेक इन किया और इसकी जानकारियां तमाम जुटाने में लगी हुई है। साथ ही पुलिस होटलों के मैनेजरों से भी पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि इस धमाके में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली पुलिस के अनुसार 6 शवों की शिनाख्त की जा चुकी है। हालांकि अभी 2 शवों की शिनाख्त होना अभी बाकी है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कल शाम की ये तस्वीरें जब नई दिल्ली में लाल किले के सामने एक i-20 कार में ये ब्लास्ट हुआ। हालांकि इस ब्लास्ट के बाद में लगातार जांच की जा रही है, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो इस धमाके की जिम्मेदारी किसी की भी तरफ से अभी तक नहीं ली गई है और ये धमाका क्यों हुआ ये अभी जांच का विषय है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मृतकों के पार्थिव शरीर इस समय LNJP अस्पताल में रखे गए हैं। अस्पताल की इमरजेंसी गेट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। आम लोग जो हर दिन गेट नंबर 4 से इमरजेंसी में अंदर जाते थे, उनके लिए गेट नंबर 2 से अंदर जाने की व्यवस्था की गई है। LNJP अस्पताल से देखिए हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली धमाकों के बाद शवों को LNJP अस्पताल लेकर आया गया है और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं LNJP अस्पताल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी कड़ी कर दी गई है। देर रात से यहां पर एक एक करके तमाम लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है। मसलन यहां पर दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पहुंची, उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं और आप यहां पर देखिए दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। साथ ही दोनों तरफ यानी कि गेट नंबर 4 के दोनों तरफ यहाँ बैरिकेटिंग कर दी गई है और किसी के भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और आप देखिए दूसरी तरफ यहाँ पर प्राइवेट सुरक्षा गार्ड की तैनाती की गई है और जो लोग भी गेट नंबर 4 से 3 से हमेशा की तरह ही अंदर जाया करते थे, उन लोगों की एंट्री पूरी तरीके से बैन है। आप यहाँ पर इमरजेंसी, क्योंकि ये 4 नंबर का जो मुख्य दरवाजा है ये इमरजेंसी का मुख्य दरवाजा है, यहाँ से इमरजेंसी के मरीज अंदर जाते हैं, लेकिन आज किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जो व्यक्ति अंदर जा रहा है उससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है और उसको बताया जा रहा है कि आप गेट नंबर 2 से घूमकर अंदर जाएं। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, मेरे कैमरा सहयोगी उत्पल, उनसे मैं कहूंगा कि एक बार आपको वो पैन करके वो तस्वीर दिखाएं और देखिए दोनों तरफ आपको बड़ी बड़ी और बड़ी लंबी बैरिकेटिंग नजर आ रही है। ऐसे में साफ तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जो ये दिल्ली में घटना हुई उसने कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। इन सबों के बीच में एक सवाल ये भी है कि आखिरकार जो i-20 का मालिक है वो कौन है और उसका आखिरकार संबंध क्या है। दिल्ली से कैमरा पर्सन उत्पल के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। और दिल्ली में लाल किले के पास हुए इस धमाके को लेकर भारत में इजराइल के राजदूत रूपेन अजार ने भी दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद दिल दहला देने वाले दृश्य दिखे, जिसमें कई लोग मारे गए और घायल हुए। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं, साथ ही बचाव दल और सुरक्षा बलों की प्रशंसा करता हूं। और इजराइल के राजदूत के अलावा बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह ने भी इस धमाके पर दुख जताया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं और दिल्ली के बांग्लादेश हेडक्वार्टर के सहयोगी कल शाम दिल्ली के लाल किले में हुए कार विस्फोट में कम से कम 10 भारतीयों की मौत और कई अन्य घायलों के लिए गहरा शोक व्यक्त करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं जिनमें उनके परिवार भी शामिल हैं। इस कठिन समय में बांग्लादेश भारत के साथ खड़ा है। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला, देवांशु घटनास्थल से जुड़े हुए हैं और साथ ही नितेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल से। सीधा उनका रुख करते हैं। सबसे पहले मुकेश, आपके पास में आना चाहेंगे, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में, क्योंकि इस घटना को कई घंटे अब बीत चुके हैं लेकिन अभी तक लगातार जाँच हो रही है। इस जाँच में अभी तक क्या कुछ नए खुलासे हुए हैं मुकेश? कृतिका, देखिए आज सुबह ही जो CCTV फुटेज दिल्ली पुलिस के हाथ लगा और मीडिया में अब वो सर्कुलेट हो रखा है, उससे पता लग रहा है कि ये जो इसके कनेक्शन थे कहीं ना कहीं
फरीदाबाद से थे। कल सुबह जो फरीदाबाद में RDX पकड़ा गया और अन्य रासायनिक जो वहाँ विस्फोटक पकड़े गए थे वो, और जिसके तार गुजरात ATS ने भी पकड़े हैं और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में यानी पुलवामा तक जा रहे हैं। पहले ये गाड़ी जो है वो सलमान जो है देवेंद्र को बेचता है, देवेंद्र ताहिर को बेचता है, तो पहले गाड़ी को मल्टीपल बेचा जा रहा है, गलत दस्तावेज इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इसमें एक नया डॉक्टर उमर जो है, जो उस समय लाल किले के पास इस गाड़ी के इसमें मौजूद था और उतर के चला गया, अभी उसकी तलाश जारी है, उसको ढूंढा जा रहा है कि उसमें उसका क्या रोल था। और उसके बाद ये धमाका हो जाता है जिसमें कई बेगुनाह लोगों की जानें चली जाती हैं, उसकी चपेट में आ जाते हैं। और किस तरह का एक्सप्लोसिव था उसको जांच करने की कोशिश की जा रही है। जैन मंदिर और जो वहाँ माता का मंदिर था वहाँ पर FSL की टीम ने कुछ जो है वो साक्ष्य जुटाने की कोशिश की है, उनके हाथ कुछ सबूत भी लगे, लेकिन अभी वो इसको मीडिया में रिवील नहीं कर रहे हैं क्योंकि फॉरेंसिक टीम इसकी पूरी जांच करेगी कि किस तरह का एक्सप्लोसिव इस्तेमाल है। पहली बार देखने को मिला है ऐसा एक्सप्लोसिव, क्योंकि जिस तरह का धमाका था बहुत दूर तक सुनाई दिया, बहुत जोरदार धमाका था, मल्टीपल आवाजें सुनाई दी, आसपास की गाड़ियां जल गई, बाइकें जल गई। तो आप सोचिए उस आग की चपेट में जो लोग आए थे वो बुरी तरह झुलस गए, जिनका लोकनायक अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब उमर से ये पहले 2-3 लोगों की गिरफ्तारी ऑलरेडी कर चुकी है, ATS गुजरात कर चुकी है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की पुलिस कर चुकी है। अब ये जो उमर है इसको ढूंढ रही है दिल्ली पुलिस, और अगर ये हाथ आता है तो जरूर पता लगेगा कि इसमें कौन कौन और शामिल थे। साथ ही जो गाड़ी का ओनर था जिसको कल पकड़ा था, डिटेन किया गया था, उसने कहा कि ये तो गाड़ी उसने पहले बेच दी थी और फरीदाबाद में 20 सितंबर के आसपास इसका चालान भी कटा है। तो ये देखने की कोशिश की जा रही है कि इस गाड़ी का रोल था, I-20 गाड़ी यानी काफी समय से फरीदाबाद में मौजूद थी, क्यों इसका इस्तेमाल किया गया। ये 3 लोग जो थे वो गाड़ी क्योंकि 3 से 4 घंटे पार्किंग में भी रही लाल किले के पास, तो वहां से निकल करके आई। ये तमाम CCTV फुटेज जो है आसपास पुरानी दिल्ली का स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, उन सब का भी जो है CCTV निकाला जा रहा है उस पर्टिकुलर आर का, और चेक करने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन से लोग इसमें और शामिल है और कहाँ छुपे हुए हैं। बिल्कुल मुकेश, आपके पास वापस आएंगे। इस समय हमारे साथ में दिवांशु भी इस वक्त जुड़ गए हैं। दिवांशु, अगर सीधे तौर पर हम देखें तो कल से ही लगातार जांच जारी है और आज सुबह की खास तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, जब FSL की टीम घटनास्थल पर पहुंचती है और वहां पर जाकर के जो साक्ष्य उनको इकट्ठा किया जाता है। आपके पास वापस आऊंगे दिवांशु, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि दिल्ली में कल शाम जो कार ब्लास्ट हुआ था उस पूरे मामले की जांच इस समय तेज होती हुई नजर आ रही है, जहां दिल्ली पुलिस धमाके में इस्तेमाल कार मालिक के रजिस्टर्ड पते जो हरियाणा में पता रजिस्टर्ड है वहां पर पहुंची है और आरोपी सलमान 2016 से 2020 तक इसी पते पर किराए के फ्लैट में रहता था और किराए के फ्लैट के मालिक के मुताबिक अगर हम देखें तो गाड़ी उनके पते पर पंजीकृत तो है, लेकिन आरोपी सलमान ने गाड़ी के स्वामित्व का हस्तांतरण यानी कि जो ट्रांसफर होता है वो ही नहीं किया। तो ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। जो पुलिस की टीम है वो इस समय जिस एड्रेस पर I-20 सफेद रंग की गाड़ी रजिस्टर्ड है उस पते पर इस वक्त पुलिस पहुंच चुकी है और वहां पर जाकर के और जांच पड़ताल इस समय की जा रही। धमाके में जो जिस कार का इस्तेमाल हुआ था उस कार मालिक के रजिस्टर्ड जो पता है हरियाणा का, वहां पर इस समय दिल्ली पुलिस पहुंची है, जिसमें जानकारी ये मिली है कि 2016 से 2020 तक आरोपी जो है वो इसी फ्लैट में रहता था और इसीलिए, लेकिन जब उसने अपनी गाड़ी को बेचा तो उसके बाद में गाड़ी को दूसरे के नाम पर ट्रांसफर नहीं कराया गया और इसीलिए अभी भी ये गाड़ी I-20 सफेद रंग की जो कार है जो इस पूरे घटनास्थल पर मौजूद थी जिसमें धमाका हुआ, वो गाड़ी अभी भी सलमान के ही नाम पर है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि अभी तक आरोपी सलमान को लेकर के लगातार जानकारियां भी पहुंचाई जा रही है और मुताबिक उनके पते पर पंजीकृत है और वहां पर पुलिस इस समय पहुंच चुकी है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी की पूरी टीम इस समय लगातार जुड़ी हुई है, उनका भी रुख कर लेते हैं और उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये घर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जिस पते पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड है, हरियाणा के पते पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड है और हरियाणा के उस घर पर इस समय दिल्ली पुलिस की टीम ने दबिश दी है। वहां पर आसपास के जो लोग हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो ये वो घर जहां जिसके पते पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड थी, सलमान जो रहता था 2016 से लेकर 2020 तक जानकारी मिली है कि उसने इस घर में किराए पे घर लिया था और यहाँ पर वो रह रहा था, लेकिन उसके बाद में जब उसने अपने इस कार को बेचा तो ट्रांसफर इस गाड़ी को नहीं कराए दूसरे के नाम पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश लगातार बने हुए हैं। मुकेश, क्या कुछ ताज़ा अपडेट? दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो इस समय जिस एड्रेस पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड थी उस एड्रेस पर पहुंच चुकी है और लगातार जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं। मुकेश।
बिल्कुल कृतिका, ये जो कल ही हमने इसका आपको देखिए आरसी जो था वो डाला था और दिखाया था कि मीडिया में आया वो आरसी, और तभी सलमान को डिटेन किया गया था, पूछताछ की गई थी। आज स्पेशल सेल उनको वहां लेकर के गई है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इसमें कोई मेलाफाइड इंटेंशन तो नहीं है, सलमान कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, क्योंकि उसने पहले बोला देवेंद्र को भेज दी, देवेंद्र ने फिर इसको ताहिर को भेज दी। तो यह क्या कनेक्शन, आरसी पे नाम क्यों नहीं चेंज हुआ अभी तक? अगर आप आरसी अगर किसी को भी गाड़ी भेजते हैं तो उसका आप नाम जो है वो चेंज कराते हैं। तो इस गाड़ी की जो भूमिका है ये बिल्कुल संदिग्ध के दायरे में है, और ये भी कोशिश जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये सलमान की ही गाड़ी थी या कहीं चोरी से ये इसके नाम पर कराई गई, कागजों के साथ छेड़छाड़ किया। उन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। और उसके साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया, एफएसएल की जो टीम है लगातार बीती रात से जो है वो एविडेंस इकट्ठा कर रही है। और जैन मंदिर जो ठीक था, जहां पर माता का मंदिर था, जहां पर आरती चल रही थी जिस समय धमाका हुआ, वहां पर भी काफी सारे एविडेंस उन्होंने इकट्ठा किए। और सुबह अजीत बता रहे थे कि मॉर्निंग में भी एविडेंस जो थे वो जहां तहां बिखरे हुए थे, और मीडिया ने आकर के बताया कि यहां पर भी कुछ पड़ा हुआ है। तो सब लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा एविडेंस कलेक्ट करें, लेकिन ये धमाका अपने आप में एक अलग ही धमाका है। किसी तरह का गड्ढा नहीं होता, किसी तरह के इसके अंदर से जो अदर मटेरियल्स है वो नहीं निकलते, आग निकलती है। और आग की लपटें इतनी भयंकर होती हैं कि आसपास में जो वो गर्म माहौल था वो पूरा आग का पूरा एक अलग गुब्बारा सा बन गया। फायर वालों से जब हमने बात करी तो उन्होंने बोला इसको कूलिंग करने में भी टाइम लग रहा है। यानी किस तरह का ये एक्सप्लोसिव हो सकता है, उसका धमाका, उसकी आवाज और उसके अंदर से निकलने वाले जो लपटें थी वो कितनी ज्यादा थी, जिसकी चपेट में कई सारे लोग आ गए और जिन्होंने जान गंवाई। कई सारे उसमें ब्रूटली इंजर्ड थे, जिनकी मृत्यु हुई। उसके लिए बता रहे थे डीसीपी जो गाड़ी में लोग थे उनकी पहचान करना बड़ा मुश्किल हो पा रहा था। यानी जो ड्राइवर था, गाड़ी जब वो डिस्ट्रॉय हुई है उसके साथ साथ जो ड्राइवर उसमें था और जो दो लोग थे उनकी भी पहचान बड़ी मुश्किल से की जा रही है। मुझे लगता है ये वही लोग हैं जिनकी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, क्योंकि एक्सप्लोसिव जो था वो धमाका जो था वो बहुत ज्यादा था और उसकी इंटेंसिटी आप देखिए कितनी दूर तक उसकी आवाज जो है वो सुनाई दी थी। बिल्कुल, और उससे जुड़े हुए कई सारे वीडियोस भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपके पास वापस आएंगे, साथ ही दिवांशु आप भी लगातार बने रहिए, नितिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले इसी बीच अपने दर्शकों को दिखा देते हैं आरोपी उमर की तस्वीर इस समय हमारे सामने आ चुकी है। आरोपी उमर जो उस वक्त उस गाड़ी को चला रहा था, जानकारी मिली है कि ये आरोपी उमर ही जिसने गाड़ी को दिल्ली में लेकर आया, बदरपुर से एंट्री की उसने और टोल प्लाजा से ये सीसीटीवी फुटेज भी इस दौरान सामने है। जो एक्सक्लूसिव फुटेज जो है वो भी डीडी न्यूज के पास मौजूद है और लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि अगर आपको भी इन शख्स से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर आपके पास में हो तो उसे जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस तक मुहैया कराएं बिना किसी डर के, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बात है देश की सुरक्षा को लेकर के। हमारे साथ हमारे सहयोगी की टीम पूरी लगातार जुड़ी हुई है। दिवांशु हमारे साथ बने हुए। दिवांशु, इस वक्त आप खुद वहां पर मौजूद है जहां पर ये पूरा हादसा हुआ, या यूं कहें कि जहां पर ये पूरी साजिश रची हुई। अभी किस तरीके की चीजें वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि जानकारी ये भी मिली है कि जो चांदनी चौक का पूरा मार्केट है और आसपास के जो बड़े बाजार है उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। साथ ही जो लाल किला मेट्रो स्टेशन है उसे भी बंद किया गया है। देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जो देश की राजधानी दिल्ली का जो दिल है उसको छलनी करने की जो कोशिश की है, जाहिर है उसके जख्म भरने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। और यही वजह है कि तमाम सुरक्षा एजेंसियां और जांच एजेंसियां जो हैं मौके पर मौजूद हैं, जांच की जा रही है। फिलहाल मैं मौके पर मौजूद हूं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा उस स्पॉट की जहां पर यह ब्लास्ट हुआ। स्पॉट को चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। व्हाइट कलर का जो पर्दा है उसको लगाया गया है, टेंट लगाया गया है, जिससे जो मीडिया कर्मी है उसके विजुअल्स वगैरह ना बना पाए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाल किले के आसपास कुछ मार्केट्स हैं। लाजपत राय मार्केट है, चांदनी चौक मार्केट है और भगीरथ पैलेस है। इस मार्केट को भी कहीं ना कहीं बंद किया गया है। तो जाहिर है जो कल ब्लास्ट हुआ उससे न केवल जो लोग जख्मी हुए हैं, जो लोग जिनकी डेथ हुई है, उनका परिवार ही नहीं जूझ रहा, बल्कि इस मार्केट में काम करने वाला हर शख्स जूझ रहा है। इस पूरे मार्केट की बात करें तो यहाँ पर रेडी वाले हैं, पटरी वाले हैं, झल्ली वाले हैं, जो कि डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। दिन में 200-300-500 की उनकी दिहाड़ी होती है और शाम को वो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। और कल जो ब्लास्ट हुआ है उसका सीधा
असर अब इस चांदनी चौक मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। इस पूरी मार्केट को कुछ लोगों ने जो है हम कह सकते हैं कि एहतियातन बंद किया हुआ है और कुछ लोगों को पुलिस ने इंस्ट्रक्शन दी है कि आप कुछ देर के लिए मार्केट बंद रखिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मौके पर मौजूद है और साक्ष्य इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं ये दरअसल जैन मंदिर है, इसके बराबर में हम कह सकते हैं कि गौरीशंकर मंदिर है और कल सोमवार का दिन था। गौरीशंकर मंदिर में हम देखते हैं कि सोमवार के दिन खासकर ज्यादा भीड़ रहती है। सुबह से शाम तक जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं और शाम में पीक टाइम के वक्त जब धमाका हुआ तो यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी डर गए, लेकिन कुल मिला के इन्वेस्टिगेशन जारी है। और आपने जिक्र किया था जी एफएसएल टीम का, तो कुल मिलाके जो एफएसएल की टीम है उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर रहता है। बिल्कुल दिवांशु, और सीधे तौर पर हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को भी लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर इस समय सुबह के इस वक्त 10:30 बजने वाले हैं और सुबह के 10:30 बजे अक्सर चांदनी चौक का जो मार्केट है वहां पर बहुत सारे लोग पहुंच जाते थे अपनी शॉपिंग करने के लिए, जरूरत का सामान खरीदने के लिए, लेकिन आज वो पूरा सन्नाटा इस समय नजर आ रहा है। आपके पास वापस आएंगे। इसी बीच बड़ी खबर इस वक्त सामने आ चुकी है, जहां आपको बता दें दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट सामने आया और लाल किला इलाके में इस समय आरएएफ को तैनात कर दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स को इस समय तैनात कर दिया गया है। लाल किला का जो पूरा क्षेत्र है आसपास, वहां पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा अपडेट इस समय आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आरएएफ को इस समय तैनात किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती इस समय लाल किले के जो आसपास का इलाका है, पूरा जो क्षेत्र है वहां का, वहां पे इस समय कर दी गई है। तो ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस समय एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार। हालांकि लाल किले के सामने जो पूरा मार्केट है उसे भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बंद किया गया है। कल रात को ही जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ उसके तुरंत बाद ही पूरा मार्केट को खाली कराया गया, उसे तुरंत बंद कराया गया और आज भी अभी फिलहाल ये मार्केट पूरी तरह से ही बंद है। तो उसके आसपास कई सारे मार्केट आसपास लगते हैं चांदनी चौक के, और उन सभी मार्केट्स को इस वक्त बंद किया गया है। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी नितेंद्र इस समय जुड़े हुए हैं, जो कि एलएनजेपी अस्पताल के बाहर मौजूद है। नितेंद्र, अभी फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि 8 मौतों की पुष्टि हो चुकी है जिसमें से 6 की शिनाख्त भी की जा चुकी है, लेकिन अभी भी 2 बॉडीज ऐसी बाकी हैं जिनकी शिनाख्त करना अभी बाकी है। देखिए, निश्चित तौर पे 6 जो शव है उनकी शिनाख्त हो गई है और जहाँ तक मुझे जानकारी है 500 को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है जी। ये अच्छी बात है, ताकि उनको जो दाह संस्कार है अपने तरीके से वो करेंगे। तो 500 को तो सौंप दिया गया है और बाकी जो 2 शव है उसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है। हो सकता है उसमें जो कार में जो सवार था वो उसके जो परखच्चे उड़े होंगे उसकी बॉडी यहाँ पर होगी, तो उसके डीएनए सैंपल मिलाया जाएगा, उसके बाद ही आगे की कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी तक कोई उन 2 शवों के लिए सामने नहीं आया है। तो ये एक बड़ी खबर है। साथ ही साथ मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि यही लोक नायक अस्पताल का जो इमरजेंसी है, इसी में घायलों का इलाज चल रहा है। 20 के करीब तकरीबन लोग हैं जिनको जख्मी हुए थे, उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। 3 जो लोग थे वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल थे, उनका भी ट्रीटमेंट यहीं पर चल रहा है। अच्छी बात यह है कि जो घायल हैं उनके परिजन यहाँ पर आ चुके हैं और सबको मिलने का मौका दिया गया है। सब लोग मिल भी चुके हैं, अपने अपने जो घायल परिजन हैं उनसे सुबह के वक्त में उनको मिलने का मौका दिया गया था और इससे उनको हौसला मिल रहा है कि उनके परिवारजन उनके साथ आ चुके हैं यहाँ पर। ये अच्छी बात है। अभी प्राथमिकता सबसे ज़्यादा सरकार की अस्पताल की है कि जो घायल है उनका बेहतर इलाज हो और वो स्वस्थ होकर के अपने घर जाए। उम्मीद हम करते हैं कि जो मामूली रूप से घायल है उनको शाम तक डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा, ऐसे खबरें आ रही हैं। और अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि अस्पताल प्रशासन जब हमारी बात होगी तो जो अपडेट होगा हम बताएंगे। तो पहली प्राथमिकता इस वक्त यही है कि घायल सकुशल अपने घर जाए और परिजनों से मिले। ठीक है नितेंद्र, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ में मुकेश और दिवांशु भी लगातार बने हुए। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कल शाम के वक्त जब ये ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से लगातार दिल्ली पुलिस की टीम जगह जगह जाकर छापेमारी कर रही है। जो आसपास के होटल हैं उनमें जाकर के पता लगाया जा रहा है कि वहां पर कौन कौन व्यक्ति कितने दिन रुका और कोई संदिग्ध तो नहीं है। इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? क्या इससे जुड़ी अभी तक किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है? जी बिल्कुल कृतिका,
किसी को नहीं लिया गया, लेकिन करोल बाग, पहाड़गंज और पुरानी दिल्ली के आसपास जो भी होटल्स थे, जो भी गेस्ट हाउस चल रहे थे, सब पर पुलिस ने अपनी टीमों को डिप्लॉयड कर दिया है। सारी जांच की जा रही है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास भी जो छोटे छोटे गेस्ट हाउस थे या लोगों ने अपने जो होम स्टे रखे हुए थे उनमें भी टीमों को पहुंचाया गया, क्योंकि ये पता लगाने की कोशिश की गई है कि गाड़ी से ड्राइवर अकेले आता है, लाल किला पहुंचता है और गाड़ी 2-3 घंटे तक पार्किंग में रहती है, उसके बाद ये लोग गाड़ी में आते हैं। जैसा कमिश्नर पुलिस ने बताया कि उस समय जब ब्लास्ट हुआ तो 3 लोग गाड़ी के आसपास पहुंच गए थे और गाड़ी में मौजूद थे, और जो उस हादसे में उन्होंने भी अपनी जान गंवाई। कहीं ना कहीं इनके तार आसपास में, क्योंकि लगातार जो ये रैकी कर रहे थे, लगातार इनकी मूवमेंट हो रही थी, और जो उमर जिसका नाम आ रहा है उसकी पड़ताल की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसका स्टेटस क्या है, कि उमर गया कहाँ, क्योंकि उसकी बड़ी भूमिका इसमें दिखाई दे रही है कि क्योंकि सुबह जो वहां पर एक्सप्लोसिव फरीदाबाद में पकड़े गए, उसके बाद क्या बौखलाहट में इस पूरी की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, इस धमाके को अंजाम दिया गया, या इसको कहीं और ले जाना भी उनका मकसद था, ये सब जानने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी यह है कि जो फॉर्मल स्टेटमेंट है वो आनी बाकी है। होम मिनिस्टर का जो है अभी उनके रेजिडेंस पे तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। जल्दी इसमें अभी कुछ और अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, आप लगातार हम तक अपडेट पहुंचाते रहिए, लेकिन इसी बीच बुलेटिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दिव्यांशु और साथ ही नितिन, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। मुकेश, आपके पास आप भी हमारे साथ लगातार बने हुए। ब्रेक के उस पर आपसे और ताज़ा अपडेट लेंगे इस पूरी महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी, लेकिन इसी बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और जानने की कोशिश करें एक एक अपडेट। कल जिस तरीके से कल शाम को दिल्ली में लाल किले के सामने जो कार में ब्लास्ट हुआ, जिसमें 8 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और बाकी कईयों का इलाज इस समय अस्पताल में चल रहा है, और उससे जुड़ी हुई एक एक अपडेट हम अपने संवाददाताओं से लगातार जान रहे हैं, जो कल देर रात से लगातार ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे साथ हमारे सहयोगियों की पूरी टीम इस वक्त जुड़ी हुई है। दिव्यांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हम दिव्यांशु आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इसके साथ ही मुकेश इस समय हमारे साथ जुड़े हैं और नितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश, जैसा ब्रेक से पहले आपने चर्चा में बताया, हमारे साथ जानकारी जब आप साझा कर रहे थे कि कल का दिन काफी हैपनिंग हमें कहीं ना कहीं नजर आया है, क्योंकि कल अहमदाबाद में भी ATS ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद फरीदाबाद की जब जानकारी मिली तो फरीदाबाद से भी एक डॉक्टर को वहां से पकड़ा गया था। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों के तार एक साथ जुड़ते हुए कितने नजर आ रहे हैं इस समय, मुकेश? बिल्कुल, देखिए, ये 3 गिरफ्तारी गुजरात ATS ने करी, उसके बाद पूछताछ करी तो जम्मू कश्मीर की एंट्री होती है, वहाँ पर उनकी पुलिस को भी इनपुट्स मिलता है, और उनके साथ फिर ये दोनों टीमें ज्वाइंट ऑपरेशन चला के फरीदाबाद पहुँचती है, जहाँ पर फिर डॉक्टर की गिरफ्तारी की जाती है और इतने बड़े एक्सप्लोसिव जो है वहाँ पर पकड़े जाते हैं। छोटा वो एक्सप्लोसिव नहीं था, 360 किलो RDX AK-56 मिलना, वहाँ पर लाइव कार्टेज मिलना, और भी जो है रासायनिक जो बॉम्ब बनाने के थे वो मिले। और साथ ही साथ देखो कृतिका, एक और अपडेट आपको बता दूं, जो ASI यानी लाल किले को बंद करने की 3 दिन की जो खबर अभी सामने आई है, लाल किले को अब अगले 3 दिन के लिए विजिटर्स के लिए बंद कर दिया गया। ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से इस खबर को बताया गया है, और ये पुष्टि की गई है कि 3 दिन तक जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है या वहां पर FSL की टीम अपने पूरे सबूत इकट्ठा नहीं कर लेती है, तो वहां पर पब्लिक की मूवमेंट को कम किया जाए। जो भी वहां पर प्रोग्राम हो रहे थे उनको भी रद्द करने के लिए कह दिया गया है कि वो तमाम चीज़ें वहां पर
क्योंकि सोशल जो प्रोग्राम्स वहाँ लगातार होते रहते थे उन सबको भी खत्म कर दिया गया और लाल किले को अगले 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। और हम इसी खबर पर आ रहे हैं जिस उमर की अब तलाश है, अगर उमर हाथ लगता है तो एक बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि वो बताएगा कि ये गाड़ी जो थी या I-20 लाई गई, ये एक्सप्लोसिव या यहाँ पर था या उमर ने ला करके उन 2 लोगों के साथ इसमें प्लांट कराया और उसके बाद वो मौके से गायब हो गया। किस तरह से इन 3 लोगों का इसमें एंगल है उमर के साथ साथ, इसको जानने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी उसकी जानकारी क्लियर नहीं है कि उमर है कहाँ, उमर का हुआ क्या है। तो उमर पर अब ये जो सुई है डॉक्टर उमर पर घूम रही है, उसके इर्द गिर्द घूम रही है और तमाम जो एजेंसियां हैं वो और भी इनपुट्स निकाल रही हैं, क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस की बहुत भूमिका रहती है। ये इंटेलिजेंस की कामयाबी थी, अगर उनके इनपुट ठीक नहीं होते तो ये बड़ा हादसा हो सकता था। जिस तरह का उनका पूरा का पूरा मकसद था, उनकी मंशा थी, ये आतंकवादी हमला करने की उनकी मंशा थी, लेकिन यहाँ पर उनको कर्टेल किया गया। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक धमाका कर दिया कहीं ना कहीं, क्योंकि बौखलाहट में आप ऐसा कदम उठाते हैं और ऐसा उन्होंने करने की कोशिश करी। लेकिन जो इनपुट्स थे जम्मू कश्मीर हो या ATS गुजरात के पास हो, अभी भी आप देखिए गुजरात में फिर से अलर्ट जारी कर रखा है। वहां पर भी गुजरात के पूरे राज्य को अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर अलर्ट पर है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली NCR, फरीदाबाद जो है, ये तमाम जो जिले हैं ये अलर्ट पर है। और इनकी पुलिस जो थी कल हमने बॉर्डर्स पर देखी, बहुत जरूर गहन जो सर्च अभियान चला रही थी, यानी हर एक आदमी की जानकारी लेने की कोशिश कर रही है। अभी सलमान से भी पूछताछ में पता लगेगा कि क्या उसका भी इनके साथ कोई कनेक्शन था या वो सही कह रहा है कि गाड़ी उसने बहुत पहले ही बेच दी थी। ये तमाम चीजें भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, लेकिन इस गाड़ी बेचने को लेकर के भी कई सारी चीजें इस वक्त नजर आ रही है कि गाड़ी को बार बार खरीदा और बेचा गया है। इसमें किस तरीके से भूमिका सलमान की और साथ ही जो उसके साथी कहे या एक नाम और निकल के आ रहा है तारिक का, उसको लेकर किस तरीके की भूमिका इन सब में नजर आती है? बिल्कुल, देखिए गाड़ी को मल्टीपल बार बेचा गया। पहले देवेंद्र को बेची जाती है, देवेंद्र फिर तारिक को बेच देता, और तारिक का पुलवामा कनेक्शन, कल हमने वो फुटेज भी जारी किया था जो हमारे हाथ लगा था और उसमें दिखाया था। उसी गाड़ी के साथ चाबी के साथ तारिक खड़ा है, तो तारिक से भी ये पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है। तारिक को ढूंढा जा रहा है कि तारिक का इसमें क्या, इसका क्या कहीं पुलवामा से भी कोई कनेक्शन तो नहीं है। इन तमाम पहलुओं पर बात की जा रही है। कल होम मिनिस्टर ने कहा अभी ओपन विंडो है, हर एक पहलू पर जांच की जाएगी, किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, हर एंगल पर जांच की जाएगी कि किस तरह से ये धमाका किया गया, कौन कौन इसमें शामिल थे, साजिशकर्ता कौन थे, कहां से आए थे। और बहुत ही जल्दी अभी देखिए वहां हाई सिक्योरिटी जो मीटिंग हो रही है उसके बाद कुछ ना कुछ जरूर सामने निकल करके आएगा और इनके पीछे के जो षड्यंत्रकारी हैं उनका भी पर्दाफाश होगा। चलिए आपके पास वापस आते हैं, नितिन भी हमारे साथ लगातार बने हुए। नितिन, इस समय जो लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है, किस तरीके की स्थिति अभी वहां पर नजर आ रही है? क्या कोई ऐसे भी हैं जो गंभीर स्थिति हो जिनकी? देखिए, घायलों का इलाज प्रॉपर तरीके से चल रहा है। सिर्फ 3 जो घायल थे वो काफ़ी गंभीर उनकी स्थिति थी और अभी जो डॉक्टर हमें बता रहे हैं कि वो भी धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। ये अच्छी बात है कि जो घायलों के परिजन हैं उनको मिलने का मौका दिया जा रहा है। साथ ही साथ शवों की शिनाख्त भी करीब 6 शवों की शिनाख्त हो गई है। 5 जो शव हैं उनको परिजनों को सौंप दिया गया है। 2 अभी भी शव ऐसे हैं जहाँ पर शिनाख्त उनकी नहीं हो पाई है। तो पूरी प्रॉपर इलाज चल रहा है। जैसे जैसे समय और गुजरेगा वैसे वैसे जो डॉक्टर है उनको देखेंगे एक बार, क्योंकि सुबह 9 से 10 के विजिट का टाइम होता है। उसके बाद दोपहर बाद जब डॉक्टर विजिट करेंगे तो जैसी जैसी स्थिति होगी वैसे उनको अगर ज़रूरत होगी कुछ लोगों को डिस्चार्ज करें तो वो भी किया जाएगा। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर आने वाले हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान और काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सब लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। संभवतः 11 और 11:15 के आसपास का टाइम है जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर आएंगे। वो घायलों के बारे में हालचाल उनसे पूछेंगे, साथ ही साथ डॉक्टरों से भी अपडेट लेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है और सबसे अच्छी बात ये है कि सरकार की पूरी कोशिश है कि घायल जल्द से जल्द ठीक हों और अपने घर को लौटे, अपने परिजनों से मिले। वो तो यहाँ पर हो ही रहा है। बिल्कुल नितेंद्र, पहली प्राथमिकता ही यही है कि जो लोग घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर पहुंचे, अपने परिवार के पास पहुंचे। मुकेश भी लगातार बने हुए हैं। मुकेश, अगर जब हम इस पूरे इलाके की बात करते हैं, चांदनी चौक और लाल किला का ये पूरा इलाका, यहाँ पर कई सारे CCTV भी लगे हुए हैं, क्या अभी तक इस गाड़ी को लेकर के कोई और अन्य CCTV फुटेज सामने आया या CCTV फुटेज को जब्त किया गया है जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि ये गाड़ी
कब, कहां, कितनी देर रही और जब ये वहां से निकली और जिस जगह पर ये पूरा ब्लास्ट हुआ है उसकी पूरी एक एक अपडेट क्या सीसीटीवी के जरिए अभी तक कुछ जानकारी? मुकेश। बिल्कुल कृतिका, वो पूरा का पूरा एरिया जो है बहुत हाई सिक्योरिटी एरिया है, क्योंकि लाल किले के आसपास हमेशा देखिए कई बड़े प्रोग्राम होते हैं, हिस्टोरिक बिल्डिंग है, एक ऐतिहासिक धरोहर है वो हमारी, और उसके आसपास में काफ़ी ज़्यादा सीसीटीवी होते हैं और वहाँ पर जो मूवमेंट होती है उसको बराबर मॉनिटर किया जाता है। वहाँ कंट्रोल रूम स्पेशल बना है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में आता है। आज हमने जब डीसीपी से बात करी, उन्होंने बोला जो भी डीवीआर हैं, जो भी चीज़ें उनको हमने रखा हुआ है अपने पास और उनकी सबकी जाँच हो रही है। एक अपडेट जो दिव्यांशु ने डाला है, स्पेशल टीम ने जो है, स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की, उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद से जो भी रिकवरी हुई थी ज्वलनशील पदार्थ की उसकी जानकारी मांगी है। यानी आरडीएक्स के अलावा जो भी ज्वलनशील पदार्थ था जो वहां पर रिकवर हुआ था उसकी जानकारी ली है, क्योंकि लाल किले के आसपास के ब्लास्ट के सैंपल्स के साथ उनको मैच करने के बाद एफएसएल की टीम क्लियर करेगी कि क्या ये वही ज्वलनशील पदार्थ है जिसका इस्तेमाल इस धमाके में किया गया, या यही वो रासायनिक बम था, रासायनिक उपकरण थे जिनको इस्तेमाल किया गया इस बार के एक्सप्लोसिव में। तो ये एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। दोपहर तक इसके साथ जो है उसकी मैचिंग की जाएगी। इनिशियल रिपोर्ट जो है एफएसएल है उसमें तब बताने की स्थिति में होगा, क्योंकि अभी आप देखिए ना सैंपलिंग की जा रही है। जैसे मैंने आपको सुबह बताया कि जो रात से रिपोर्टर वहां पर थे वो सुबह पुलिस को बता रहे थे कि जहां तहां कुछ ऐसे अंग भी पड़े हुए थे जो उस समय डैमेज हुए थे, एक्सप्लोसिव में धमाके में इधर उधर बिखर गए थे, उनको भी निकाला गया है। उसी से पता लगता है कि जब उनको चेक किया जाएगा कि ये धमाका किस चीज़ का था, इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई थी, क्या क्या मटेरियल इसमें डाले गए थे। तो ये पूरे के पूरे तार हैं, इसको जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान से भी इसको जोड़ा जाएगा, अगर उनके भी इसमें जो एजेंट है शामिल है तो ये तारिक, उमर, इनकी जैसे जैसे इनकी पड़त खुलेगी, सलमान जो अपने बयान देगा उस पर भी कहीं ना कहीं पुलिस काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगी। गुड़गांव पुलिस पहले ही उसको डिटेन कर चुकी थी और उसको दिल्ली पुलिस को सौंपा हुआ था, और देवेंद्र को भी ढूंढा जाएगा जो इस बीच में दूसरा बंदा था जिसके पास ये गाड़ी गई थी, और कागजात जो है क्या उनके साथ खिलवाड़ किया गया, क्योंकि आमतौर पर आप ऐसे धमाके करने के लिए चोरी की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, चोरी के कागजात बनाते हैं, तो उन पर भी कहीं ना कहीं जांच का जो है दायरा जाएगा। और अभी मैं आपको बताऊं कि इसके साथ साथ जो है, जैसा मैंने आपको बताया, लाल किले को जो है वो बंद कर दिया गया 3 दिन के लिए, क्योंकि आसपास की मूवमेंट को कम किया जा सके। चांदनी चौक और पीछे सदर बाजार आप चले जाइए, वहां पर भागीरथ पैलेस था, वो मार्केटें जो हैं वो कल रात के बाद से ही बंद थी, वहां पर आवाजाही नहीं थी, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसा कृतिका आपने कहा, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, काफी ज्यादा वहां से जो है व्यापारी माल खरीदते हैं और अपनी अपनी दुकानों में ले जाते हैं। ठीक है मुकेश, आपके पास तुरंत आ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर भी अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। जैसा आपने बताया भी कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद में इस वक्त 3 दिन के लिए बड़ा फैसला लिया गया और लाल किले को बंद कर दिया गया है। 11, 12 और 13 तारीख के लिए लाल किले को इस समय पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो मार्केट भी आज के लिए तो फिलहाल अभी तक बंद ही बताए जा रहे हैं कि आज पूरे मार्केट जो है, और सिर्फ चांदनी चौक नहीं बल्कि दिल्ली के जो और भी बड़े मार्केट हैं उन्हें भी बंद करने की बात कही जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम इस समय उठाया गया है। लेकिन इसके साथ ही मुकेश, अगर हम देखें तो मार्केट तो बंद किए जा रहे हैं और लगातार जांच भी इसको लेकर चल रही है। और अभी तक गिरफ्तारियों की अगर हम देखें तो कल जिस तरीके से फरीदाबाद से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया था और उसके घर से कई सारे संदिग्ध सामान भी बरामद किए गए थे, उससे भी पूछताछ लगातार हो रही है। क्या उससे पूछताछ में कुछ निकलकर सामने आए जिससे कि कल जो घटना घटी उससे लिंक हो सके? एलजी आ रहे हैं, एलजी का मूवमेंट है। बिल्कुल पूछताछ जारी है, उनकी शिनाख्त पर ही आगे के लोगों को पकड़ा जा रहा है। जैसे मैंने बताया, गुजरात एटीएस को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस से साझा करी, उसके बाद फरीदाबाद तक देखो दोनों टीमें आ गई और यहाँ पर उन्होंने एक बड़ी रिकवरी करी। यानी हरियाणा पुलिस को भी इसकी सुखबुगाहट नहीं थी कि इतना बड़ा एक्सप्लोसिव उनके राज्य में पहुंचाया जा चुका है। यानी धमाका किस तरह का करने की इनकी साजिश थी, इस बड़े आतंकवादी हमले को ये प्लान कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मंसूबे पर पानी फेरने में कामयाब रही इंटेलिजेंस की टीम, चाहे वो गुजरात की हो या जम्मू कश्मीर की हो। और इस तरह से जो है अभी जो भी सीनियर ऑफिसर है वो बता रहे हैं कि अभी उसको मीडिया में इसलिए नहीं ला रहे हैं कि कोई इसका फायदा उठा करके हाइड ना हो जाए, छुप ना जाए, अंडरग्राउंड ना हो जाए। ऐसे में वो सारी चीजें अभी छुपाई जा रही हैं, बेसिक जानकारी दी जा रही है और आपके अपने जो सोर्सेज हैं वो आपको जो खबरें हैं वो दे रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द इसमें खुलासा होगा और इसमें देखना कृतिका एक बड़ी भूमिका नजर आएगी और वो बड़ी चौंकाने वाली होगी।
इसके साथ ही मुकेश, ये भी जानकारी है कि अब से कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह के घर पे एक मीटिंग होने जा रही है। इससे जुड़ी क्या कुछ अपडेट्स आपके पास? कौन कौन इस मीटिंग में शामिल होने जा रहा है? क्या जम्मू कश्मीर से भी कुछ अधिकारी वर्चुअल रूप से इस मीटिंग में जुड़ेंगे? बिल्कुल, इसमें देखिए अपने एनआईए के अधिकारी होंगे, खुद होम सेक्रेटरी यहाँ पर अमित शाह जी हैं, तमाम जो एजेंसियाँ इंटेलिजेंस है, रॉ है, तमाम उनके जो बड़े अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद होंगे और वो शेयर करेंगे अपने इनपुट्स जो भी उन्होंने बीती रात से कलेक्ट किए हैं। कल गृह मंत्री ने साफ साफ कह दिया था कि तमाम पहलुओं पर जांच की जाएगी, यानी तमाम जो बड़े, और इसमें फरीदाबाद और दिल्ली के भी बड़े अधिकारियों को यहाँ पर रखा जाएगा क्योंकि उनके भी इनपुट्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। जम्मू कश्मीर का रोल बिल्कुल है क्योंकि उनके पास इनपुट था, उनके पास जानकारी थी, जिसके बाद ये गिरफ्तारी, कल ताबड़तोड़ गिरफ्तारी देखने को मिली थी। और तो इन तमाम एजेंसीज को यहाँ पर, इनके जो अधिकारी है इनको यहाँ पर रखा जाएगा, इनके जो मेन नोडल ऑफिसर्स है उनको भी रखा जाएगा और एक एक व्यक्ति से उनके इनपुट। ठीक है मुकेश, आपके पास में तुरंत वापस आ रहे हैं। नितिन के पास कुछ अभी लेटेस्ट जानकारी है इस वक्त उनके पास में। नितिन, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, अभी जस्ट दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना लोकनायक अस्पताल आए हैं। अभी जस्ट वो एंट्री किए हैं, यही इमरजेंसी है। हमारे कैमरा पर्सन विनोद ओझा जी दिखाएंगे आपको। देखिए, ये कारकेट है उपराज्यपाल का, जो इस वक्त अभी इमरजेंसी में जस्ट पहुंचे हैं वो, और अब से थोड़ी देर बाद वो घायलों से मिलेंगे। साथ ही साथ जो डॉक्टर हैं उनसे भी अपडेट लेंगे कि किस तरीके से इलाज चल रहा है, क्या कुछ उनको और सहायता की ज़रूरत है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना इस वक्त लोकनायक अस्पताल में पहुंचे हैं। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। इसी बीच अपने दर्शकों को एक ताज़ा अपडेट भी दे दें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर इस समय भूटान पहुंच चुके हैं। लगभग 8 बजे वो भारत से रवाना हुए थे और इस समय भूटान वो पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का ये भूटान दौरा, जहां प्रधानमंत्री भूटान के चौथे राजा की 70वीं जो जयंती है उसके जो जुड़े हुए कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। और साथ ही प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा है वो अपने आप में काफ़ी खास और काफ़ी अहम है, जो भारत और भूटान के जो आपसी संबंध हैं उनको आगे बढ़ाने में मददगार साबित होती हुई नजर आएगी। तो पीएम मोदी भूटान के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करते हुए नजर आएंगे, जिससे भारत और भूटान के जो आपसी रिश्ते हैं, जो नेबरहुड पॉलिसी है, वो भी और मजबूत होती हुई भी नजर आएगी। तो प्रधानमंत्री का ये 2 दिवसीय दौरा और अपने 2 दिन की यात्रा पर भूटान इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री की ये 2 दिवसीय राजकीय यात्रा, और इस दौरान वो भूटान के जो महाराजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, उनसे भी मुलाकात, और साथ ही भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से भी वो मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बारे में अगर हम बात करें तो ये यात्रा दोनों देशों के आपसी विश्वास को बढ़ाती है, सद्भावना और एक दूसरे के प्रति जो सम्मान है उस सम्मान के रिश्ते को और मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएगी प्रधानमंत्री की ये 2 दिन की भूटान यात्रा। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री भूटान की तरफ से जो संयुक्त रूप से विकसित 1020 मेगावाट की जो जल विद्युत परियोजना है उसका भी उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। और साथ ही चौथे राजा की 70वीं जयंती पर जो कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है उसमें भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। तो ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भूटान पहुंच चुके हैं। अपनी 2 दिन की यात्रा पर वो भूटान पहुंचे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री थिम्पू में प्रार्थना भी करेंगे, जहां हाल ही में भारत से भेजे गए भगवान बुद्ध के जो पवित्र अवशेष हैं उनको स्थापित किया गया है, वहां पर भी प्रधानमंत्री जाएंगे। और साथ ही प्रधानमंत्री वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में भी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। तो जब प्रधानमंत्री भूटान पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत वहां पर किया गया और उस दौरान की ये बेहद ही खास तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री की ये 2 दिन की यात्रा, और ये यात्रा अपने आप में काफ़ी खास और ऐतिहासिक, जो भारत और भूटान के आपसी रिश्तों को और मजबूत करती है, क्योंकि साझा आध्यात्मिक विरासत और साथ ही गर्मजोशी भरे जो संबंध है भारत और भूटान के, वो साझेदारी की पहचान है। प्रधानमंत्री की ये द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए, साथ ही जो आपसी हित है उसके क्षेत्रीय और व्यापक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का भी महत्वपूर्ण जो अवसर है वो प्रदान करेगी। कई सारे मुद्दों को लेकर आपस में चर्चा होगी और एक दूसरे के साथ जो संस्कृति है उसको भी साझा किया जाएगा। ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं जब गर्मजोशी के साथ स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान पहुंचने पर हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भूटान पहुंच चुके हैं। कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे और प्रधानमंत्री की 2 दिन की ये भूटान यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा से जुड़ी हुई एक अपडेट आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। देखते तो हम बहुत कुछ है, लेकिन सच कितना जानते हैं? इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब बिहार की, जहां 20 जिलों की 122 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। दूसरे फेज के चुनाव में 1302 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। इनमें बिहार सरकार के 12 मंत्रियों की साख भी इस बार दांव पर है। मतदान के लिए 45,399 बूथ बनाए गए हैं और इनमें से 4,109 बूथों को संवेदनशील भी घोषित किया गया है। संवेदनशील बूथों पर शाम 4 और 5 बजे तक ही वोटिंग होगी और जिसके बाद में नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। आपको बता दें कि दूसरे फेज में राज्य के 3.70 करोड़ मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इधर वोटिंग को देखते हुए
भारत नेपाल सीमा पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है और बॉर्डर को आज रात तक के लिए सील किया गया है। तो सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। हालांकि संवेदनशील बूथ जो हैं उनमें शाम 4 बजे तक और 5 बजे तक ही मतदान होगा। बाकी जो अन्य बूथ हैं वहां पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। और सुबह 7 बजे से जब मतदान शुरू हो चुका है तो उसके प्रतिशत की अगर बात करें तो सुबह 9 बजे तक 14.55% मतदान दर्ज किया गया और सबसे अधिक मतदान हुआ है गया में, जहां 15.97% मतदान दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम मतदान मधुबनी में हुआ है, 13.25% वहां पर मतदान दर्ज किया गया। और जिलेवार तरीके से अगर हम बात करें तो पश्चिम चंपारण में 15.04%, पूर्वी चंपारण में 14.11%, शिवहर में 13.94%, सीतामढ़ी में 13.49%, मधुबनी में 13.25% मतदान दर्ज किया गया। इसके साथ ही सुपौल में 14.85% मतदान, अररिया में 15.34% मतदान, किशनगंज में 15.81, पूर्णिया में 15.54, कटिहार में 13.77, भागलपुर में 13.43% मतदान दर्ज किया गया। इसके अलावा बाकी जगहों की अगर हम बात करें जिसमें बांका 15.14, कैमूर में 15.08, तो वहीं रोहतास में 14.16% मतदान दर्ज किया गया। अरवल में 14.95, जहानाबाद में 13.81, औरंगाबाद में 13.43, गया में सबसे ज्यादा मतदान फीसदी जहां 15.97, नवादा में 13.46 और जमुई में 15.77% मतदान दर्ज किया गया है। तो इस बार वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं अपने आप में बढ़ता हुआ इस समय नजर आ रहा है, क्योंकि पहले चरण की अगर हम बात करें तो उस दौरान भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आया था और इस बार जैसी तस्वीरें हम सुबह से लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और हर पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें भी इस दौरान देखने को मिली है। लेकिन इसके साथ ही बिहार की अगर जब हम बात करते हैं तो यूं तो हर मतदान केंद्र पर खास इंतजाम बिहार में किए ही गए हैं, लेकिन जहानाबाद में मतदान केंद्र पर मतदाताओं की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मतदान केंद्र पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था तो है ही, साथ ही सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही मतदान बूथ को सजाया गया है। वोट डालने के लिए आ रहे मतदाताओं के लिए साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं और मतदाताओं में काफी उत्साह भी लगातार देखा जा रहा है, क्योंकि मतदाता आज सुबह से ही अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह की ये तस्वीरें और सुविधाओं के साथ साथ बूथ को सजाया भी गया है और खुद लगातार ये अपील भी प्रधानमंत्री की तरफ से भी की गई कि पहले मतदान फिर जलपान, और उसी की एक वानगी ये आज देखने को भी मिल रही है, जहां वोटिंग प्रतिशत 15% से ज्यादा अधिकतर जगह पर नजर आ रहा है। तो लोगों में भी खासा उत्साह है आज दूसरे और अंतिम चरण का ये मतदान, जिसके बाद में 14 तारीख को नतीजे आएंगे, जिस पर हर किसी की नजर इस वक्त लगातार बनी हुई है और हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। तो ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं, दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग इस समय जारी है। हालांकि कुछ संवेदनशील पोलिंग बूथ भी हैं जिनको ध्यान में रखते हुए वहां पर वोट जो है शाम 4 और 5 बजे तक होंगे, लेकिन बाकी जो अन्य बूथ हैं वहां पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जिसके बाद में 14 तारीख को नतीजे आएंगे। तो मतदान केंद्रों पर तमाम सुविधाएं भी हैं और साथ ही बूथ को भी सजाए गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगियों की पूरी जो टीम है ग्राउंड जीरो से, वो इस समय जुड़ गई है। बिहार के मधुबनी से शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बिहार के सुपौल से धीरज कुमार और साथ ही गया जी से निशांत राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले शैलेंद्र, आपके पास में आना चाहेंगे। मतदान प्रतिशत की अगर हम बात करें तो जैसा हमने पहले चरण में देखा उसी तरीके की बम्पर वोटिंग दूसरे चरण में भी होती हुई नजर आ रही है। शैलेंद्र, देखिए अभी सुबह का जो ट्रेंड है वो 13 से 15% से थोड़ा ज़्यादा ये अलग अलग जिलों में मतदान प्रतिशत देखने को मिला है 2 घंटों में। तो मधुबनी में 13% से ज़्यादा मतदान हुआ है, गया में उससे ज़्यादा हुआ है, लेकिन शुरुआती जो ट्रेंड है अगर आप 2 घंटे के ट्रेंड देखें तो निश्चित तौर पर जो पहले चरण का मतदान हुआ उस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि सुबह के 2 घंटे में अगर 15% के आसपास मतदान हो
तो फिर वो अच्छा माना जाता है। अब सुबह लंबी कतारें थी क्योंकि 7 बजे से पहले भी लोग आ गए थे, लेकिन अभी भी आप देखें, हमारे पीछे हमारे कैमरामैन मोर मुकुट दिखाएंगे कि कतारें हैं। महिला मतदाता भी यहाँ पर अब कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और पुरुष मतदाता भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कतारें छोटी जरूर हुई हैं क्योंकि 7 से 9 के बीच काफ़ी तेज गति से मतदान होता है, बड़े संख्या में लोग घरों से आते हैं और हम जानते हैं कि जलपान से पहले वो मतदान करना चाहते हैं। लेकिन अभी भी एक रफ्तार से मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। आपसे थोड़ी देर पहले संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ पर इस पोलिंग बूथ पर मतदान किया। नीतीश मिश्रा जो उम्मीदवार हैं, बीजेपी के राज्य में उद्योग मंत्री हैं, झंझारपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने यहाँ से थोड़ी दूर पर जो मतदान केंद्र है वहाँ मतदान किया। तो हम देख रहे हैं आम हो या खास हो, सभी जो मतदाता हैं वो उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। दिलचस्प ये है कि दूसरे चरण पर निगाहें इस बात को लेकर काफ़ी हैं कि क्या दूसरा चरण पहले चरण से भी आगे जाएगा, क्योंकि बिहार में एक पहले का एक ट्रेंड रहा है कि उतना मतदान प्रतिशत नहीं होता रहा, लेकिन इस बार एक रिकॉर्ड बना है 65% से। तो क्या दूसरा चरण उससे आगे जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इस पर निगाहें लगी हुई हैं। जी बिल्कुल, लगातार आप नजर बनाए रखिए। आपके पास वापस आएंगे। धीरज कुमार भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं सुपौल से। धीरज, सुपौल में किस तरीके की तस्वीरें इस समय नजर आ रही, कितना उत्साह वहां पर मतदाताओं में? जी, जैसा कि शैलेंद्र जी ने बताया कि सुबह के 7 बजे यहाँ मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और 7 बजे से पहले तकरीबन 6:30 बजे के आसपास ही मतदान केंद्र पर महिलाओं की, मतदान केंद्र के बाहर महिलाओं की जो एक बड़ी जो कह सकते हैं कि बड़ा हुजूम देखने को मिला और काफी संख्या में महिलाएं यहाँ मतदान करने के लिए आई। हालांकि अभी 3.5 घंटा बीत चुके हैं और जो हमारी महिलाओं से बातचीत हुई, कुछ महिलाओं से हमने पूछा कि आप सुबह सुबह मतदान करने आई है तो पहले आपने अपने परिवार वालों के लिए, अपने घर वालों के लिए किसी प्रकार के खाने का प्रबंध नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने सुबह जगी, तैयार हुई, पूजा की और पहले हमने मतदान करने के लिए मैं पहुंची हूं और हमारा जबकि मतदान हो जाएगा और उसके बाद हम जो खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है गांव में जैसे महिलाएं बनाती है तो उसको हम पूरा करेंगे। तो उसी का वक्त अभी आ चुका है, 10:30 बजे हैं। अब महिलाएं कह सकते हैं कि काफी रफ्तार में वोट देकर, सुबह 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक वोट देकर, और अभी हम देख सकते हैं कि थोड़ी सी मतदान केंद्रों पर जो लोगों की चहलकदमी घटी है या मतदाताओं का आना भी रुका है। इसकी वजह है कि महिलाएं अपने घर का काम संभालने के लिए चली गई और फिर से, जबकि लगभग 12-1 के बीच का समय होगा तो उस समय से फिर से एक बार हमें तेज रफ्तार में मतदान देखने को मिलेगा। देखिए, महिला सशक्तिकरण की जीती जागती तस्वीर आज सुबह से ही हमने देखी कि जिस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में पुरुषों को पछाड़ा है, जिस तरीके से उन्होंने महिला सशक्तिकरण का एक तरीके से नजीर पेश की और जिस तरीके से यहाँ की सरकार ने जो उनके लिए जो सुविधाएं दी, चाहे उनके लिए राशन की सुविधा हो, चाहे उनके लिए नल की सुविधा हो, आवास की सुविधा हो, और सबसे बड़ी बात, सुपौल का ये जो इलाका है, इस इलाके को हम लोग बिहार के शेष हिस्सों से कटा हुआ मानते थे। इसकी वजह कोसी नदी थी। कोसी नदी यहाँ हर साल आती थी और बाढ़ में कहर मचाकर चली जाती थी और उसका 10 सालों यहाँ की जनता भोगती रहती थी। टूटी सड़कें, दुर्गम रास्ते, आने जाने में असुविधा, इस इलाके की एक हकीकत थी। लेकिन बीते 20 सालों में, 15 सालों में जिस प्रकार से हमने कोसी के इस बेल्ट को बदलते हुए देखा, अच्छे पुल पुलिया को देखा, अच्छे सड़कों को देखा, नेशनल हाईवेज के नेटवर्क को देखा, साथ साथ हाईवे जिस इलाके को मिले हैं, इसके अलावा जो कोसी तटबंध में जिसके जरिए यहाँ के लोग नाव के जरिए यहाँ तक पहुँचते हैं, वहाँ बड़ा सा पुल हमने देखा और जिस तरीके से हमने कोसी और दरभंगा को जो पुल के जरिए 10 किलोमीटर के पुल के जरिए जिस पर अभी काम जारी है, तो उसका एक नेटवर्किंग होते हुए देखा है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि इस इलाके के लिए ये सब एक सपने के साकार होने जैसा है। और यहाँ के बारे में कहा जाता है, इस बार अगर हम देखें तो मुद्दे जमीनी स्तर पर कई सारे नजर आ रहे हैं। महिलाओं के अपने मुद्दे हैं, युवाओं के अपने मुद्दे हैं, तो कुछ लोगों के लिए विकास और बेरोजगारी भी अहम मुद्दे के तौर पर देखने को मिल रहा है। निशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं गया जी से। निशांत, गया जी में क्या कुछ स्थिति और कितना उत्साह, और साथ ही वहां पर जो वोटर पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, उनसे भी आपने बात की होगी। जमीनी स्तर पर कौन कौन से अहम मुद्दे इस बार नजर आ रहे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए मतदाता मतदान कर रहे हैं?
देखिए बिल्कुल इस समय मैं गया में मौजूद हूं और गया में सबसे पहले तस्वीर दिखाना चाहूँगा कृतिका आपको। कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि तस्वीर दिखाएं और तस्वीर ये बहुत सुखद है। आप कह सकते हैं कि जमहूरियत का जो जश्न है उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी आपको नजर आ रही होगी। किस तरीके से लाइन में लगकर जो महिलाएं हैं अपनी सरकार को यहाँ पर चुनने जा रही हैं। और सबसे बेहतर बात है कि मैंने हमेशा कहा है कि बिहार चुनाव में पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी योगदान बेहद अहम है। बेहद धैर्य के साथ जो मतदाता हैं उनको सुनते हैं और उनके बूथ के हिसाब से उनको लाइन में लगाते हैं। और एक और तस्वीर कृतिका आप देख सकते हैं कि जो बुजुर्ग हैं वो मतदान केंद्रों तक आ रहे हैं और अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। ये दिखलाता है कि बिहार में किस तरीके से बिहार की जनता जो है वो मतदान कर रही है। और चाहे सुबह से लगातार कतारें हैं, हम बुजुर्ग को बुलाने की कोशिश करेंगे। बाबूजी क्या 2 मिनट हमसे आकर बात कर सकते हैं? आप देख सकते हैं कृतिका छड़ी के सहारे गए थे, इन्होंने अपना मतदान किया है। इनसे बात करते हैं। आपने वोट कास्ट कर दिया? थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे। वोट कास्ट कर दिया जी। एक बार वो निशान दिखाइए बाकी लोगों को भी इस तरीके से करके देखिए। ये निशान जो है आप लोगों को प्रेरणा देगा। तमाम वोटर जो बिहार के अपने घरों में बैठे हैं उनके लिए। बाबूजी क्या उद्देश्य था, दिमाग में क्या था? आपने तो पूरा बिहार को बनते बदलते देखा है। सुनिए, हमारा उद्देश्य और कुछ नहीं है। बिना कमाए कोई खाना नहीं देगा, लेकिन एक देश को जो आगे बढ़ाने वाले मोदी जी है और उनका हाथ मजबूत करने वाला नीतीश जी है। ठीक है निशांत, इसलिए वोट दिया। तो आप समझ सकते हैं कि वोटर्स जो है बिल्कुल निशांत, कहीं ना कहीं हर इस वक्त मतदाता के अपने अहम मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए मतदाता मतदान करते नजर आ रही है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय कम है शैलेंद्र, वरना आपके पास में जरूर आती है। इस वक्त इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ नमस्कार।